सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, जिस तरह से आपने पाक भारत जंग के हवाले से अक़लियतों का किरदार देखा, जिस तरीके से आपने जो है वो दूसरी अक़लियतों का भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और प्यार देखा, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एक वजह नहीं है बल्कि वजूहात है, क्योंकि अक़लियतों का जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान देता है वो कोई नहीं देता। अक़लियतों को जिस तरीके से प्रोटेक्शन पाकिस्तान दे रहा है, ये आज से पहले जो है वो किसी ने नहीं दी। जिस तरीके से अक़लियतों के मज़ाहिब का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जिस तरह हमारे झंडे में भी सब्ज़ और सफ़ेद रंग जो है वो बाकायदा नुमाया है, और हम इसको ना सिर्फ ये प्रिटेंड करते हैं बल्कि इस पर अमल पैरा भी हैं कि दूसरी अक़लियतें भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वो चाहे हिंदू हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे अपने बहन भाई हैं। तो यहाँ पर जब पाक भारत जंग के दौरान कामरान भट्टी की शक्ल में हमें जो है वो स्क्वाड नज़र आई, हमने देखा कि हमारा पायलट जो है उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये सोचे समझे बगैर कि उसका किस मज़हब से ताल्लुक़ है और वो किस मज़हब के लिए जो है वो लड़ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग थी। और इसी तरीके से जंगों में जब भी ये फ़ौजी सिपाही लड़ते हैं तो ये इसलिए नहीं लड़ते कि ये अपने जो है वो दूसरे जो इन्हीं की अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग उनके लिए लड़ते हैं, बल्कि ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, उस मुल्क के लिए लड़ते हैं जिस मुल्क के ये सिपाही होते हैं। तो यहाँ पे दिलो जान से पाकिस्तान से जो हमारे लोग मोहब्बत करते हैं, जिसमें आप स्क्वाड्रन लीडर कामरान भट्टी को पाक भारत जंग के लिए जो सीज़ फायर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ नवाजा है, ये कोई दो राय जो है वो इसमें नहीं है। और इस हवाले से मौजूद मेंबरान ने पाक भारत जंग के दौरान जो पाकिस्तान की मुकम्मल इखलाकी, सियासी, सिफारती और हिमायत करने पर भी इनका शुक्रिया अदा किया है। बहरहाल इसमें एक और भी जो है वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको आगे आके बताऊंगी, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखते हैं शेख मोहम्मद यूनुस की, और वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं, बाकी की तफसीलात हमें बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों ने जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम का साथ दिया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। पाक इंडिया जंग के इंतहाई नाजुक हालात में पाकिस्तान की अक़लियतें हर महाज पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई नजर आई। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुकम्मल आज़ादी की एक रोशन मिसाल हमें पाक भारत जंग के दौरान कामरान भट्टी की शक्ल में नजर आई। स्क्वाड्रन लीडर कामरान भट्टी ने जिस अंदाज से पाक भारत जंग के दौरान इंडिया के घर में घुसकर इंडिया की दुर्गत बनाई और जिस बहादुरी और शुजाअत के साथ इंडियन मिलिट्री बेसिस को तबाह किया, इससे यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी और दीगर अक़लियतें किस तरह दिलो जान से पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं। स्क्वाड्रन लीडर कामरान भट्टी को पाक भारत जंग के सीज फायर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने मोहब्बत और इज्जत के साथ नवाजा है, पाक फौज की जानिब से फौरी तौर पर कामरान भट्टी को स्क्वाड्रन लीडर बनाना, इससे ये भी बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम भी पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के साथ एक मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। मोअज़्ज़िज़ीन शहर, अहलियान लाहौर और सिविल सोसाइटी के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की मुकम्मल इखलाकी, सियासी, सफारती हिमायत करने पर इनका शुक्रिया अदा किया है और इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी वो इसी जोश व जज्बे के साथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े रहे। जी नाजरीन, अभी आपने देखी है रिपोर्ट, और बाकायदा तौर पे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरीके से पाकिस्तान में किया जाता है। आप सिख कम्युनिटी को देखते हैं कि सिख कम्युनिटी के जब भी गुरुद्वारे में कोई भी इवेंट बनाया जाता है तो तमाम तर जो है वो भारत से सिख यात्रियों को यहाँ पर लाया जाता है। ये जब से पाक भारत जो कशीदगी हमारे सामने आई है और जब से ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हमारे सामने आई है, तब से मामला जो है वो उस तरह के नहीं रहे। पाकिस्तान में आज भी जो हिंदू बसते हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो एक अरसे से पाकिस्तान के शहरी हैं और शहरियत रखते हैं, उनको आज भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये नहीं है कि पाक भारत जो है वो जंग छिड़ गई है या जो है वो भारत ने हम पे हमला कर दिया तो हम यहाँ पे बसने वाले वो हिंदू जो ऑलरेडी पाकिस्तानी हैं, जिनके पास पाकिस्तानी शहरियत है, उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ऐसा कभी भी नहीं देखने में आया। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है इंटरनेशनल लेवल पर कि जिसने हमेशा अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो भरपूर बनाया और काबिले दीद बनाया कि लोगों ने, दुनिया ने देखा इस चीज़ को। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो खराज तहसीन है कि उन्होंने जिस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तानियों का, ना सिर्फ मुसलमानों का, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ को भी जो है वो उतनी प्रेफरेंस देते हैं। तो शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। शेख साहब, आप देखें हमारे जो स्क्वाड्रन कमांडर है, उन्होंने भी बाकायदा उनका ताल्लुक जो है वो इस
कम्युनिटी से नहीं था, मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मुल्क के लिए लड़े और अपने मुल्क के लिए जो है वो बाकायदा उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहिबा, आज प्रोग्राम करते हुए जितनी मुझे खुशी महसूस हो रही है तो वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पिछले प्रोग्राम किया था उस वक़्त बड़े हालात मुख्तलिफ थे, बड़ी जंग की सिचुएशन थी जी। कुछ आपने भी जो प्रेडिक्शन की थी, कुछ हमारे जो मेहमान थे वो कर्नल उबैद मसूद साहब, उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही थी, तो वो चीज़ें 100% हुई हैं और उससे ज़्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल और ऐसी ऐसी चीज़ें डॉक्टर साहिबा इसमें आई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि इस जंग का जवाब देने के बाद पाकिस्तान का इमेज चेंज हो गया पूरी दुनिया के सामने। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जाऊंगा कि इस जंग में किस किस मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हुई और किस किस मुल्क का पाकिस्तान की फौज के हाथों दुर्गत बनी और किस किस मुल्क ने के किस किस जो असला थे, जो भी चीज़ें थी वो किस तरह हुई। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे फ्रांस जो एक कंट्री है, उसके जो राफेल तैयारे हैं वो डॉक्टर साहिबा एक समझो कि आपकी फ़ज़ाओं में एक ऐसा इमेज है कि वो एक किंग की हैसियत रखते हैं। सही बात है। और बाकायदा जिस तरह एक टाइटैनिक बना था, आपको याद होगा कि उसके जो बनाने वाले ने ये दावा किया था कि ये कभी जहाज डूब नहीं सकता। हाँ, सही। अब राफेल बनाने वालों ने ये दावा किया हुआ है ये कभी टूट नहीं सकता ये कभी ये क्रैश नहीं हो सकते, इसको कोई किसी भी मुल्क की फौज गिरा नहीं सकती। टाइटैनिक बनाने वालों ने कहा था ये डूब नहीं सकता, राफेल बनाने वालों ने कहा था ये टूट नहीं सकता, जल नहीं क्रैश नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की फौज के जज्बे के सामने पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह काम किया है, अब देखिए डॉक्टर साहब, एक क्रैश होना और तबाह होना वो एक बड़ी पीछे वाली चीज है। हाँ। पाकिस्तान की फौज ने जब ये जिस दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर अटैक हुआ, जब ये राफेल जहाज तैयारे आ रहे थे, ये इससे ज्यादा इनकी इंसल्ट और क्या होगी, इनकी कम्युनिकेशन लॉक कर दी। डॉक्टर साहबा, ये बात को मामूली बात नहीं है कि जिस वक्त वो हमला करने के लिए आ रहे थे, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना, वो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने लॉक कर दिया, वो अपना रास्ता भूल गए जी। तो वो उसकी वजह से जो है ना उनको वापस जाना पड़ा। उसके भी वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो अटैक किया। अच्छा, एक तो ये राफेल वाला फैक्टर था, इसको पाकिस्तान की फौज ने हर महाज के ऊपर इस तरह डिग्रेड किया है, इस तरह जिस तरह एक बच्चा जो है वो आप देखा होगा कि वो जहाज को या किसी अपने खिलौने को धागा बांध के आगे पीछे जिस तरह घुमाता फिरता है, ये यकीन करें कि ये अरबों डॉलर के जो जहाज थे पाकिस्तान की फौज के जज्बे के सामने, पाकिस्तानी फौज की जो इनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके सामने ये बिल्कुल रेत की दीवार साबित। सही बात है, ऐसे ही है। अब ये सबसे पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इंडियन अफवाज ने फ्रांस का। वो कहते हैं ना कि जी वो डॉक्टर साहब एक बड़ा मशहूर है कि अक्लमंद जो दाना अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। हाँ, ये सारी चीजें इंडिया के ऊपर जो है ना इस सारे मामले में फिट बैठती हैं। सही बात है। उसके बाद डॉक्टर साहब इनको तो दुश्मन दाना मिल गया, लेकिन हमें बेवकूफ दुश्मन मिल गया। ये हमारे साथ जो ये हमारी कौन इजाला करेगा, ये हमारी बदी। अच्छा, मतलब हमारे हमसाए इस तरह के जो है वो गंदे मिल गए हमें कि हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए जब हर वक्त तैयार बैठा रहता है। डॉक्टर साहब वो ऐसा हमसाया है, वो हमारे साथ नहीं, वो आप बांग्लादेश को, आप हमारे जो कोई तंग करते हैं, बांग्लादेश को, चाइना को, भूटान को, अब जितने भी उसके इर्द गिर्द हैं, वो नेपाल, वो सारे लोग उससे नाराज हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद दूसरा फैक्टर जो जिसके ऊपर ये सारी जंग बेस कर रही थी, जिसके ऊपर उनको बड़ा नाज था और जिसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि ये जो सिस्टम हमने, वो था एक S-400 नामी एंटी मिसाइल शिकन सिस्टम था। हाँ। जिसकी वजह से यह सारी जंग लड़ी गई। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की अफवाज ने, डॉक्टर साहिबा मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जिस दिन उन्होंने हमला किया वो मिसाइल शिकन भी टूटा। हाँ। रूस का गुरूर भी खाक में मिला, इंडिया का गुरूर भी खाक में मिला। और उसके बाद इसमें तीसरा एक फैक्टर था डॉक्टर साहिबा कि जो इसराइल ने इनको ड्रोन्स दिए हुए थे। हाँ। वो ड्रोन्स जिस हिकमत अमली के तहत गिराए गए, जिस तरह उनको भी जो है ना
नेस्तो नाबूद किया गया। ये तीनों चीजें डॉक्टर साहबा, फ्रांस, रूस और इसराइल, हाँ। ये आपकी जंग खाली इंडिया के साथ नहीं थी, सही बात है, आपकी जंग इन 3 मुल्कों की टेक्नोलॉजी के साथ थी, सही बात है। तो आप ये देखेंगी, हमने पिछले प्रोग्राम में कर्नल साहब ने भी बताया, आपने भी कहा था, तो कितनी अजीब और कितनी वो टेंस सूरत-ए-हाल में हमने वो प्रोग्राम भी किया, हाँ। और इंडियन साफियों पे भी हमने बात की। उसमें मैं एक उनका वो है मेजर गौरव आर्या, मैं ये डॉक्टर साहबा आपके प्रोग्राम के तवसत से ये उसको ये कहना चाहता हूँ, इसने जो हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, इनके बारे में जो इसने बकवास की थी, ये तुम सिर्फ बकवास कर सकते थे, हमने, हमारी फौज ने तुम्हारी उन सारी बातों का जवाब तुम्हारे घर में घुस के दिया है। सही। अब ये बेसिकली ना हमारी बदकिस्मती है कि हमारा दुश्मन इतना कोई कमजोर है, वो मार खा के भी जो है ना, अब आज मेरे सामने से एक वो खबर गुजरी है, उनका जो एक वो एक्टर है अक्षय कुमार, अच्छा, वो एक उन्होंने आज को फिल्म साइन की है जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। अच्छा, वो उसमें जो है वो अपनी मर्जी का जो है वो सिंदूर लगा के और उसमें अपनी मर्जी के, अब ये देखे ना हमारा दुश्मन देखे किस लेवल का है डॉक्टर साहब। मतलब फिल्में बना देते, इनका काम ही फिल्में चलाना और फिल्में बनाना है, बस इनको दूसरी कोई बात, हर चीज इनकी फिल्म पर आकर जो है वो खत्म हो जाती है। दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं और बाकी सारे गलत हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने अपने नाम तो करना है ना किसी तरीके से, तो जाहिर है उसमें फिर कोई ना कोई जो है वो अपनी मर्जी के इन्होंने एलिमेंट्स डाल के जो है वो फिल्म को बना देना है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर 1 बनाएंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 बना देंगे, पार्ट 2 आ जाएगी, तो फिर पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। ये सिर्फ जो है ना फिल्मों की हद तक महदूद है। असल में फिल्में जो है ना वो एक जरिया है लोगों तक रिफाए आमा का, कि आपको जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से आपको जानने को मिलता है, पहचानने को मिलता है कि आप जो है वो किस तरीके से प्रेटेंड कर सकते हैं, असल हकीकत क्या है। फिल्में देखकर लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये सब जो है वो हकीकत है। फिल्मों में ज़्यादातर चीज़ें हकीकत से अलग होती हैं, हकीकत पर मबनी नहीं होती हैं। ये कुछ स्टोरी जो है वो हकीकी होती है, लेकिन बाकी स्टोरी जो है वो डायरेक्टर और राइटर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इंक्लूड करते हैं, सिर्फ जो है वो चस्के और मसाले देने के लिए, ताकि अवाम जो है वो इंगेज रहे। तो अवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो फिल्मों पे रिलाय करके समझे कि हाँ जी जो ये फिल्म बन गई है वही असल ऑपरेशन सिंदूर था। तो देखते हैं अब ये क्या जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हकीकी जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई वाबस्ता की ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये इन्होंने इनका जो हम देखेंगे उस जंग के दौरान इंडियन मीडिया का किरदार, जिस तरह उन्होंने बताया उस रात को जिस दिन पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया कि जी रावलपिंडी तक घुस गए हैं, इधर आ गए हैं, बस वो कराची पे हमला होना है, अगली सुबह का नाश्ता हम वहाँ लाहौर में करेंगे। हाँ। अब वहाँ के लोग जो हैं वो खुद अब ये पूछ रहे हैं कि इन बातों का जवाब दो, रात को तो तुमने सारा पाकिस्तान फतेह कर लिया था। सही बात है। और सुबह मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं, वहाँ का मीडिया उनसे पूछ रहा था तुम अपनी मिलिट्री बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, हाँ। तो तुम हमें क्या प्रोटेक्ट करोगे? सही बात है। अभी आप ये देखें, जब वो इस सारे मामले के बाद वो मोदी ने जब वो पार्लियामेंट का इजलास हुआ है जी, वहाँ उनके जो अपोजिशन है उन्होंने इस तरह आड़े हाथों से लिया है, उसको कोई जवाब नहीं आ रहा। वो हटदर्मी है 100% जो है ना वो लोग। देखिए डॉक्टर साहब, बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा दुश्मन जो है ना बड़ा कमजोर है, जाहिर है। अब एक रियलिटी देखे ना, वहाँ वो कमजोरी का सबसे पहला एलिमेंट होता है झूठ बोलना। बिल्कुल, झूठे प्रोपेगेंडे करना, झूठी बातें करना, झूठ फैलाना, झूठ को प्रमोट करना, और यही अपनी फिल्मों के थ्रू करते आ रहे हैं, यही अपने ड्रामों के थ्रू करते आ रहे हैं, यही ये माशरे में बिगाड़ पैदा करने के थ्रू जो है वो ये उनको करते आ रहे हैं। बस ये जो हमारे बेचारे मासूम से लोग हैं वो इन आर्टिस्टों को देख देख के खुश होते रहते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और ये है वो है। हकीकत से किसी भी, आप संजय लीला बंसाली की फिल्में देख लें, कल मैं देख रही थी एक फिल्म, हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हर फिल्म में दिए जल रहे हैं, हर फिल्म जो है वो उसकी ऐसे बड़े बड़े महलात में बनी हुई है जिनका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सेट लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो मतलब आप हकीकी दुनिया में अब कहाँ होते हैं वो लोग कि जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं या इस तरह से जो है वो महलात में रहते हैं। हकीकी दुनिया में, आज की दुनिया में, आज के मौजूआत पर फिल्म बनाए ना, 50,000 साल पुरानी जो है वो मौजूआत पे फिल्में क्यों बनाते हैं?
और फिर दूसरी बात ये कि अपने इंडिविजुअल जो है वो उस चीज़ को देखने के लिए अपनी चीज़ें ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन भी अपनी होती है इनकी इंडिविजुअल एक बंदे की, और राइटर भी जो है वो इंडिविजुअल एक बंदा होता है, उसी की सोच जो है वो सारी दुनिया में चल रही होती है। तो सारी दुनिया सिर्फ एक शख्स की जो है वो कलम पे तो नहीं टिकी हुई कि जिस शख्स ने जो है वो फिल्म लिख दी है वो वही सोच जो है वो डेवलप करने में कामयाब कर दे। ये साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसको हम साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, क्योंकि ये मुल्कों में जंगें करवाने से लेके नफरत फैलाने तक का काम करता है। एक बंदा जो गलत राइटर है, जिसने गलत जो है वो जुमले लिख दिए, वो डायरेक्टर जिसने गलत डायरेक्शन कर दी और अपनी मर्जी इंक्लूड कर दी, उसने पूरी दुनिया में वो इंतशार फैला सकता है। एक फिल्म आपकी जो है वो दुनिया भर में नफरत फैला सकती है, आपको पता है। तो ये यही काम करते हैं, ये बेसिकली नफरतें फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने अब अक्षय कुमार को उसके लिए जो है वो साइन कर लिया है। अब ये उसमें जो है वो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर को पेश करेंगे कि जी असल हकीकत ये थी, आज इंडिया ने आपको जो है वो हकीकत बताई है, ये करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर देखा जाए कि जितनी भी हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी अकलीतें हैं, तो उन्होंने भी जो है ना इनके साथ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हर जगह वो नज़र आई हैं। और ये नहीं कि कहीं पसे पुश्त रह के या किसी उन्होंने मसल जो वो कर सकते थे उन लोगों ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे या जो भी फोरम्स थे या जिस तरह हमारे वो एक वज़ीर भी हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो नज़र आए। वो सारे जो है ना जितनी भी अक़लीतें हम देखेंगे, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी हमारे अक़लीतें हैं, उन्होंने सब ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और फैक्टर जो हमें यहाँ अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। जितने पाकिस्तान के बरादर इस्लामी ममालिक थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ। वो समझे कि ऐसा जिस वक़्त हमें ज़रूरत थी, जिस वक़्त हमें उस स्पोर्ट की ज़रूरत थी, हमें इखलाकी तौर पे स्पोर्ट की ज़रूरत थी, हमें सियासी तौर पे स्पोर्ट की ज़रूरत थी, हाँ। हमें जो फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत थी, उसमें सबसे पहले जो देखा जाए तो तुर्की जो ऐसा हमारा वो भाई है, ऐसा बरादर इस्लामी मुल्क है कि वो कोई भी चीज़ वो बग़ैर किसी समझे कि वो किसी गर्ज के वो हमारे साथ खड़ा होता है। जी, उन्होंने हमें फ़ौजी सामान भी दिया, उन्होंने हमें मॉरली सपोर्ट भी किया, उन्होंने हमारी सियासी हिमायत भी की। ये समझे कि जो वहाँ के सदन है ना तैयब उर्दगान, वो ऐसा कोई पाकिस्तान के लिए कोई नेमत साबित हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हकीकी मानों में जो भाई होते हैं ना वो हैं। उसके बाद जो दूसरे मुल्क है वो आज़रबाईजान ने भी गैर मशरूत हमायत की, और वो इस तरीके से उन्होंने हर फोरम पे जो पाकिस्तान की हिमायत की और इंडिया की खुले लफ्ज़ों में समझे कि उनको हर फोरम पे उनको जलील किया। ये आज़रबाईजान, ये हमारा जो इस्लामी बरादर मुल्क है, उसकी भी ऐसी सपोर्ट थी कि ये समझे कि वो हर सतह पे हमें खड़ा हुआ हमारे साथ नज़र आया। उसके बाद जो तीसरे जो सऊदी अरब, आपको पता है हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए जो है ना वो काम करते रहे हैं। ये जो आपको नज़र आएगा जो ट्रम्प साहब का फैक्टर था, ये जो उनके वहाँ के जो मौजूदा हैं वो जो इस वक्त सदर हैं, उनकी वजह से जो ट्रम्प ने जो भी पाकिस्तान के मामलात किए, तो ये बेसिकली अभी ट्रम्प सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं, वहाँ उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल भी किया जा रहा है। तो ये तीनों इस्लामी बरादर ममालिक इस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे जिस तरह ये अटैक पाकिस्तान पे नहीं, इन तीनों ममालिक पे हुआ है। और इसके बाद जो ये देखे तीनों, तो ये यही तो बरादर ममालिक होते हैं, फिर यही तो जो है वो अपने भाई बंदी होती है ना, और भाइयों में फिर इसी तरह मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ हमारी ही कम्युनिटी के लोग नहीं खड़े, तो वहाँ आके इंसान जो है वो अकेला पड़ता है। जब आपके साथ आपका साथ देने वाले दो लोग भी खड़े हो ना, तो आप पावरफुल होते हैं। एक आपका राइट हैंड हो, एक आपका लेफ्ट हैंड हो, और एक बंदा भी अगर मुखलिस होके खड़ा हो जाए आपके साथ ये कहने के लिए और आपका हौसला बढ़ा दे कि हम आपके साथ हैं, तो बस बात हो जाती है। इस वक्त तुर्की और चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है वो इस जंग को जितवाने में हमारे बरादर ममालिक का बहुत बड़ा हाथ है। और टर्की तो कभी किसी जो है वो, मेरा ख्याल है अमेरिका से भी कभी जो है वो हाथ नहीं मिलाएगा, या उनको जो है वो अपने असले या कभी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन चाइना से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हाथ मिलाया है, और अब चाइना के जो तैयारे हैं वो वहाँ तक जो है वो मंगवाने और भेजने के लिए जो है वो ये सारे मामला चल रहे हैं। असल में मुझे ये लगता है यूनुस साहब कि यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है
कि ये सारा प्री प्लान्ड गेम से ये सब कुछ किया गया, डिफाई सिस्टम पाकिस्तान का चेक करने के लिए कि कितना स्ट्रांग है और इनसे लड़ने के लिए इनको मजीद कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये एक स्ट्रैटेजी मैं ज़राए के जरिए आपको हकीकी और सच्ची बात बता रही हूँ। यहां तक जो है वो पहुंचना इतना आसान नहीं था भारत के लिए। भारत दिफाई सिस्टम के बारे में जानना चाहता था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के टारगेटेड एरियाज को जो है वो टारगेट करके इसलिए निशाना बनाया गया कि उनके पास पूरी खबरें थी कि यहां पे इनका जदीद तरीन जो है वो क्यूब सिस्टम जो है वो मौजूद है, और अगर यहां हमला किया जाएगा तो ये जो है वो जाया हो जाएंगी चीजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा जो है ना वो दुश्मन गलत जगह पर ही वार करता है, और उसने गलत जगह पे ही वार किया। हमारे मासूम बच्चे भी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हुए, हमारी मासूम बहनें भी। और जिस तरीके से जो है वो मुरीद के में एक मदरसे को निशाना बनाया गया जिसको दहशत गर्दी का जो है उन्होंने एलिमेंट करार दिया, इनके ऊपर 100 लानतें कि जिस तरीके की इन्होंने हरकतें की हैं। बहरहाल हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहूंगी 2 सेकंड आप बात करके तो फिर हम ब्रेक ले लें। ये जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लिए हैं इस जंग में, इससे पहले भी, ये जो इस वक्त हमने अपनी पाक फ़ौज का जज्बा देखा है, और ये जो हमारी पाक फ़ौज के पास जो जज्बा शहादत है, हाँ, वो इनके पास नहीं हो सकता, वो इनके पास हो ही नहीं सकता। वो मोमिन के पास होता है ना। हाँ, मोमिन। वो गाय का जो है वो यूरन पीने वालों के पास थोड़ी होता है। एक छोटी सी बात करके जो है ना, हाँ, मैं करूंगा। टॉपिक इतना बड़ा है हमारे पास जो है वो टाइम नहीं निकल। वहाँ इंडिया में ये देखें कि जो गाय का पेशाब पीने वाली कम्युनिटी है ना, उसको इन्होंने सबसे टॉप पे रखा हुआ है कि ये ब्राह्मण है, और जो दूध पीने वाले लोग हैं उनको ये कहते हैं कि ये निचली जात के लोग हैं। ये तो अब ये इसी फैक्टर को अगर आप देखा जाए ना तो देखें उन लोगों की जहनियत क्या है। बहरहाल इनकी जहनियत तो जो है वो कभी जिनके दिलों पे मोहरे लग जाए उनको कभी हिदायत नसीब नहीं होती। इनसे सिर्फ जंग ही जो है वो की जाती है। अगर अब भी भारत बाज नहीं आता, अभी तो अपना क्यूब सिस्टम कर रहे हैं ना, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना के फिर दोबारा से इन्होंने तमाशे करने, ये रुकने वाले हैं नहीं यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दुश्मन कभी जो है वो पीछे नहीं हटता, वो फिर पहले से ज्यादा ताकतवर होकर जब वार करता है। ये जितने मर्जी ताकतवर होकर वार कर ले, ये हमारे पाक आर्मी के जज्बों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। और हमारा बच्चा बच्चा सिपाही है, हमारे साथ माओ की दुआएं हैं जो इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और खास मौजू के। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त माजूर अफराद के लिए जो मावन आलात की मुफ्त फरामी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये काम करके साबित कर दिया है कि वो सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि काम भी करती हैं और काम करके दिखाती भी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन सामने आया है माजूर अफराद के लिए। उनके जो इलेक्ट्रिक आलात हैं, जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिनमें व्हील चेयर, स्टेक्स और दूसरी चीज़ें जो माजूर अफराद इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। और एक खती रकम से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट जो है वो बाकायदा तौर पर व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, एप्लीकेटर, सफ़ेद छड़ियाँ, वॉकर, समात के आलात और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं, जो कि बाकायदा तौर पे स्पेशल अफराद को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, फराहम की जा रही हैं। इसका तरीक़ेकार क्या है, और जो समाज से महरूम अफराद हैं जिनके लिए आला इस्तेमाल करना या लेना ही बहुत बड़ी बात है इस टाइम में, क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है। व्हील चेयर जो इलेक्ट्रॉनिक है वो काफ़ी महंगी आती है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक गरीब, मजबूर और ऐसे माजूर अफराद जो ये नहीं ले सकते, उनके लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। और इसकी मज़ीद मालूमात में जो है वो जाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है शेख जाफर ने। आइए सुनते हैं, और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक ऐसा नाम जो सिर्फ सियासत का इस्तिहारा नहीं बल्कि दर्द, एहसास और अवामी खिदमत का रोशन चिराग बन चुका है। 13 अप्रैल 2025 को जब व्हील चेयर्स पर बैठे मजदूर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी, जब बरसों से बिस्तर पर कैद बुजुर्गों को पहली बार आजादी का एहसास हुआ, और जब किसी माँ ने अपने बच्चे को सुनने की नेमत पाते हुए नम आंखों से आसमान की तरफ देखा, तो वो लम्हे गवाह बने कि सब किसी मामूली क़यादत की मरूने में नहीं बल्कि एक ऐसी बाहिम्मत, बाहोश और हमदर्द रहनुमा की बदौलत मुमकिन हुआ जो दिलों पर हुकूमत करना जानती हैं। जब वो कहती हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, तो वो इन अल्फाज में अपनी रूह की सच्चाई शामिल कर देती हैं। मजदूर अफराद के लिए मावन आलात की मुफ्त फराहमी का इनकलाबी मनसूबा महज एक फलाई इकदाम नहीं बल्कि एक सोच की तब्दीली है। वो सोच जो माजूरी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और इख्तियार में बदलना जानती है। 1 अरब 80 लाख रुपए की खतीर रकम से शुरू होने वाले इस मनसूबे के तहत व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक स्क्वायर्स, ब्रेल कर्ट्स,
सफेद छड़ियां, वाकर समात के एलात और दीगर जदीद सहूलियात मजदूर अफराद को बाइज्जत अंदाज में फराम की गई है। इस सारी पेशरफ्त में जिस शफाफियत, रफ्तार और एहसास का मुजाहरा किया गया है वो पंजाब की वज़ीर आला की हमदर्द की आदत का सबूत है। हालात की फराहमी अदादोशुमारी नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी की कासी करते हैं जिन्हें पहली बार किसी हुकूमत की संजीदगी, एहसास और तहफ़्फ़ुज़ का तजर्बा हुआ। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब वाकई एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे जहां वज़ीर आला का विजन है, वहीं सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डिपार्टमेंट सुहेल शौकत भट्ट का मुनज़्ज़म किरदार भी नाकाबिले फरामोश है। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में नकलो अमल की सलाहियत से महरूम स्पेशल अफराद को व्हील चेयर की फराहमी से नकलो हरकत और रसाई में आसानी होगी। 1 अरब 80 लाख रुपए की खतीर रकम से शुरू होने वाला ये मंसूबा, जिसके तहत व्हील चेयर्स और वॉकर्स, मुख्तलिफ जो है वो हर्बल किट, सफ़ेद छड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें, आला समात, ये तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे इन लोगों तक पहुंचेंगी, इसके लिए जो है वो क्या सर्वे किया जा रहा है, लोग जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे या गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचेगी, माजूर अफराद तक, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम शेख जाफर साहब से जानते हैं। जी बताइएगा शेख साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज जो सब्जेक्ट जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ये मौजू एक बड़ा अहम मौजू है। बिल्कुल, ये वो बच्चे हैं जिनको पर्सन्स होते हैं जिनको हम स्पेशल पर्सन्स कहते हैं। जी जी। और पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों के लिए मजदूरी का लफ्ज़ या और कोई लफ्ज़ यूज़ करना जो है वो उसको पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये वो लोग स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पर्सन्स हैं जिनका पूरी दुनिया में बड़ा मकाम है। इनको तमाम हुकूमतें ऐसी फैसिलिटेशन करती है, ऐसे फैसिलिटेट करती है जगहों पे कि आप सोच नहीं सकते। आप कहते हैं कि यार वाकई कहीं पे इंसानियत नज़र आती है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान बने हुए काफ़ी अरसे में इवन के मेरे अपने कज़न खाला के बेटे थे, वो पोलियो से डिसेबल हो गए। तो यहाँ पे वो बेचारा जब बाजार में जाता था या कहीं जाता था तो उसको कहीं पे जब ट्रेन में या बस में भी बैठना होता था तो उसको धक्के पड़ते थे, और धक्कों की वजह से ये हालत थी कि वो 2-3 दफ़ा गिर चुका था और उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो डॉक्टर साहब बड़ी ना एक ऐसे बंदे की लाइफ बड़ी अज़ियतनाक हो जाती है। लेकिन वो इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वो मुझे बताता है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने वहाँ पे रहायश रखी, तो मुझे वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से स्पेशल पर्सन एक कार्ड दिया गया कि अब आप इस कार्ड से अपनी बाइंग करेंगे, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेंगे। और सेकेंडली, जब ट्रांसपोर्ट के हवाले से कहीं पे वो जाता है तो जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलती है वो पहले इन लोगों को वहाँ पे, ये नहीं, वहाँ जो क्यू लगी होती है वो पहले वेट करते हैं कि डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन जो हैं ये बैठ जाएंगे, फिर वो बाकी बैठते हैं। तो ऐसे कौमें बनते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये बेड़ा उठाया, उन्होंने स्पेशल पर्सनस के लिए काम शुरू किया, दिन रात उसके ऊपर सुहेल शौकत भट्ट साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग के हवाले से मेरा आना जाना रहता है, मैं इसको वॉच भी करता हूँ, मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी रहती है। तो मैंने देखा है कि ये डिपार्टमेंट जो कि बड़ा गोस्ट डिपार्टमेंट बन चुका था, यानी आप समझे कि आज से कुछ अर्सा पहले चले जाए तो आपको सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट के ऊपर कोई काम करते भी नजर नहीं आते थे, खबरें भी बहुत कम नजर आती थी। लेकिन ये क्रेडिट जाता है मैडम मरियम नवाज को और सोशल मिनिस्टर को कि उनका ये डिपार्टमेंट इस वक्त सबके इल्म में है, सबको पता है कि ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इससे पहले किसी को पता भी नहीं था। सही। अच्छा, अब बात जो आज थी डॉक्टर साहब वो ये थी कि रॉयल पाम के अंदर 17 तारीख आई थिंक 2 माह पहले या 1.5 माह पहले सीएम पंजाब ने बाकायदा इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और वहाँ पे बाकायदा तौर पे इन्वाइट थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। और जब हमने देखा कि वहाँ पे मैडम की तरफ से व्हील चेयर्स दी जा रही थी, जो बच्चे जो लोग चल फिर नहीं सकते थे और जिनको सुनने की समात नहीं रखते थे उनको बाकायदा तौर पे आले लगाए जा रहे थे। एक बच्चा वहाँ पे एक ऐसा भी था जिसका हाथ नहीं था, उसको हाथ लगाया गया एक मसनूई। तो उस वक्त उनके जो, क्योंकि देखें ये वो लोग थे कि जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि जो बंदा पैसा रखता है, जिसके पास वाफर पैसा होता है और अगर उसकी फैमिली में इस तरह का कोई मरीज आ जाता है तो उसको तो जरूरत ही नहीं ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की। ये तो सारे वो लोग होते हैं जिनके घर में खाना पीना करना मुश्किल होता है, जिनके लिए इलाज का जो है वो अखराजात उठाना मुश्किल होता है। तो उन लोगों के, जब उन फैमिलीज के और वो जिन लोगों को लग रहे थे उनके जो चेहरे पे रौनक थी ना, वो दिखने वाली थी, वो दीद नहीं थी। सही। वो नेचुरल लग रहा था कि हुकूमत ने वाकई कोई एक ऐसा काम किया है जिससे अवाम खुश हुई है। देखें, मैडम सीएम कहती हैं कि हुकूमत माँ होती है,
और माँ का काम ये होता है कि उसने हर बच्चे का ख्याल रखना है, वो किसी भी सूरत में हो। तो मैं तो इस बात पे देखें, हमने बड़े प्रोग्राम डॉक्टर साहब मैंने और आपने तनकीदी भी की है कि जहाँ पे हमें नजर आया कि हुकूमत के ये पैसे वेस्टेज ऑफ मनी है, हमें नजर आया कि यहाँ पे पैसा लगने के बावजूद आउटपुट नहीं आ रही। सही बात है। लेकिन जो काम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको डंके की चोट पे कहेंगे कि वो अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गया हुआ था, पिछले दिनों फ्लैटी में भी इसी तरह बच्चों को, जो मेरी रिपोर्ट में आप फुटेज देख रहे थे, वो फ्लैटी होटल में थी जहाँ पे बच्चों को, बड़ों को, सफेद चिड़िया नबीना को व्हील चेयर्स दी गई। तो मकसद कहने का है कि डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक कहता है कि मैं किसी भी बंदे को उसकी किसी एक नेकी पे भी माफ कर सकता हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट और उनका डिपार्टमेंट एक ऐसी खिदमत सर अंजाम दे रहा है जो कि अल्लाह की नज़र में भी बड़ी एक मुकाम रखती है। सही बात। अच्छा मैडम, बात यह है कि अभी हम अपने प्रोग्राम से लोगों को यह बताना चाहेंगे कि अगर किसी के घर में ऐसे अफराद मौजूद हैं और वो हुकूमत पंजाब से इसका फायदा लेना चाहते हैं, इसका राब्ता करना चाहते हैं, वो सहूलियात लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है? उनका एक तो यह है कि abwc.punjab.gov.pk abwc.punjab.gov.pk ये एक उनका पोर्टल है। इसके ऊपर भी जाकर आप उनके साथ अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको फाइल कर सकते हैं, अपनी दरखास्त को। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप उनसे मजीद रहनुमाई चाहते हैं, उनसे रसाई चाहते हैं, और जो लोग नेट पे पोर्टल को यूज नहीं कर सकते, वो उनकी हेल्पलाइन 1312 पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अदर डिपार्टमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जब आप उनसे रब्ते की कोशिश करते हैं तो आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोग फेड अप हो जाते हैं। आप कहते हैं जी प्रॉपर गाइड ही नहीं करती हुकूमत, अदारे बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको मैं रीचेक कर चुका हूँ। अच्छा। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आपको फुली कोऑपरेटिव होके आपको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में आपको वो रहनुमाई देते हैं, आपको गाइड करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? मेजर रिक्वायरमेंट्स में यह है कि जो भी मजदूर शख्स, स्पेशल पर्सन इसका फायदा लेना चाहता है, उसका आईडी कार्ड, और अगर उसका आईडी कार्ड नहीं है, वो छोटा बच्चा है, तो उसका पे फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन चीज है वो है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट। ठीक है। जो कि लाहौर में आई थिंक सो कि सर्विस हॉस्पिटल से बोर्ड एक बैठता है और वो इसका डिसीजन करता है कि आया ये मजदूरी है या नहीं है। ठीक है। वो सर्टिफिकेट मस्ट है। ठीक है। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। वो चाहिए होता है। उसके अलावा इसके अंदर और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वो कहें कि नहीं जी फलानी चीज लाएं, आप फलानी चीज लाएं। जो माजूर है, जाहिर है उस तक ये चीजें पहुंचानी है तो वो तो उसका होना लाजमी है। ये चीजें जो हैं डॉक्टर साहबा, एक और चीज के जब सुहेल शौकत भट्ट साहब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हवाले से काम शुरू किया तो उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिस के अंदर भी फ्रंट डेस्क, एक हेल्प डेस्क बना दिया कि जो लोग फोन पे नहीं रसाई हासिल कर सकते, वो पोर्टल पे नहीं आ सकते, वो मेरे दफ्तर आ जाए। अच्छा। वो दफ्तर आ जाए। सही। यानी उन्होंने एज ए मिनिस्टर हर वो काम किया कि जिससे उस किसी भी ऐसे शख्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेशल पर्सन है, वो ऑलरेडी बड़ा एक माशरे के अंदर मुश्किल जिंदगी गुजार रहा होता है, तो उसकी मुश्किलात को कम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मजे की बात बताऊं कि अभी तक 26,256 दरखास्तें जो हैं वो मसूल हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक है जी, इस टेन्योर में अभी तक। उसके बाद 13,669 दरखास्तें ऐसी हैं जिनकी तस्दीक शुदा है। ठीक है जी। इसके अलावा 7,580 को नेशनल असेसमेंट कमेटी है, यानी आप जो दरखास्त अप्लाई करते हैं वो नेशनल असेसमेंट कमेटी के पास जाती है जो इसको ओके करती है। उसमें अभी तक 7,580 दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है। अब आप ये देखें, ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपने इसमें अल्लाह के साथ कारोबार किया। इसके में जो बंदा अपना किरदार अदा कर रहा है उसको उसका अजर अल्लाह पाक के साथ में देना। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हिम्मत कार्ड का अजरा,
ये कैसा कार्ड है? ये भी सीएम का एक विजन था जिसको सुहेल शौकत भट्ट ने अमल पैरा किया। ठीक है। अब वो क्या है कि आप वहां पे बाकायदा हिम्मत कार्ड को इसी तरह अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। हिम्मत कार्ड उन लोगों के लिए जैसे जो लोग कुछ कर नहीं पा सकते, उनको हुकूमत की तरफ से बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। देखें, बात ये नहीं है हम कहें, हम तनकीद करें कि जी महीने के 10,000 से क्या बनेगा किसी का, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर उसके पास 10,000 भी नहीं है तो उसके लिए तो वो 10,000 10 लाख के बराबर है। सही बात है। हमें ये सोचना चाहिए। सही बात। हमें ये देखना है कि हम हर उस चीज को, हुकूमत की उस पॉलिसी को सपोर्ट करें। देखिए, अगर आज ये 10 है तो ये अगर सपोर्ट और कामयाब प्रोजेक्ट होगा तो हुकूमत 10 से इसको 30 पे भी ले जा सकती है। देखिए, अच्छे काम का स्टार्ट लेना ही अच्छी बात है। और जब आप एक अच्छा काम का स्टार्ट ले रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर जो है वो, देखिए माजूर लोगों के लिए जो चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो तो जानी माजूरों को है ना। 100% जो है वो शफाफ प्रोग्राम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, या इसमें कोई तनकीदी वार नहीं है, या इसमें कोई बात नहीं है। वो तो पहुंचनी माजूर लोगों तक है क्योंकि वो उन्हीं के काम की चीज़ें हैं, किसी और के काम की नहीं है। और इसमें भी अगर कोई जो है वो, देखें जो मैडम सीएम का एक विजन है ना, जिस तरह सीएम साहिबा जो है बाकायदा तौर पर ये चीज़ें लेकर चल रही हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन टीम जो होती है ना, टीम वर्क बहुत काउंट करता है। जो एक टीम होती है उसको पता होता है कि हम किस तरीके से जो है वो इसको आगे हकदारों तक जो है वो हक पहुंचाएं। अक्सर औकात टीम मेंबर्स में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें लेकर जो है बाइट सेल परचेज के काम भी चल रहे होते हैं। तो ये हमने यहाँ तक भी जो है वो करप्शन देखी है। आपके पास इस चीज़ के कोई सबूत, कोई आपको जराए के जरिए मालूमात कि ये प्योर शफाफ प्रोग्राम है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है? ये बिल्कुल प्योर शफाफ तरीके से चल रहा है। इनका एक प्रोजेक्ट दी रानी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो शादियां करवा रहे हैं यतीम बच्चियों की, उन गरीब बच्चियों की कि जिनके सरप्रस्त उनको लाल जोड़ा भी नहीं पहना सक रहे। ये उन लोगों के लिए भी। और जब मैं उन तकरीबात में भी गया हूँ, मेरी उनके वालिदैन से बात हुई और जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे। अब यकीन करें कि इतने शफाफ तरीके से ये काम हो रहा है कि मैं आपको पहले अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि फर्स्ट टाइमली ये डिपार्टमेंट, एक देखें अच्छे बुरे मैडम हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह पर करप्शन है। कोई कहे कि करप्शन को जीरो स्टेज पे ले आए हैं तो वो बात नामुमकिन है, वो झूठ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100% करप्शन को 25% पे ले आए हैं तो मैं इसको हुकूमत की और उस डिपार्टमेंट के हेड की कामयाबी करार दूंगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए बाजुओं की जरूरत होती है। वन मैन शो कहीं भी नहीं होता। अब जब आपके सारे आपके बाजू, उनके अंदर अगर आपके 10 लोग अच्छे हैं तो 2 कोई करप्ट भी हो सकते हैं। लेकिन उस करप्शन का ये हिसाब होता है कि वो करप्शन बज़ाहिर तौर पर इतनी मिनिमाइज हो चुकी होती है कि उसका नुकसान नहीं सामने आ रहा होता। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? वो किसी मजदूर की चीज को मजदूर के खाते में डाल के उसको लेके जाके बेचेगा, यही करेगा ना। लेकिन कैसे? दुनिया में तो वो बच जाएगा, लेकिन उस बारगाह की जो अल्लाह पाक की जात है जिसने सब चीजों का जो दायमी दुनिया में जाके जिसका फैसला करना है, उससे वो बच पाएगा। मैडम, मैंने अपनी आंखों से आम बंदे की करप्शन, आम बंदे का पैसा मार के खा जाना हजम होते देखा है। किसी मोहताज यतीम के पैसे को जिसने भी दुनिया में खाया है, मैंने अपनी आंखों से कईयों को इबरत का अंजाम बनते देखा है। मैडम, ये हकीकत है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया हुआ है कि यतीम और मुताजों के साथ शफकत से पेश आओ, उनका माल ना खाओ, यतीमों मस्कीनों का ख्याल करो। यहाँ तो अल्लाह माफ करे, यतीमों का ही माल खा लेते हैं लोग। लेकिन मैडम आप देखिए ना, आपके माशाल्लाह इतने सोशल सेक्टर में उठती बैठती हैं। आपने भी कहीं ना कोई ऐसा वाकया सुना होगा कि इस बंदे ने फलाने यतीम के साथ ज्यादती की थी, आज वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बात पता क्या है, हमें सजाएं मिलती हैं और सजाएं दुनिया में भुगत के ही इंसान जाता है यहाँ से। लोगों के साथ किए हुए जुल्म, ज्यादतियाँ और लोगों के हक मारने का जो मामला है, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा मामला है, ये छोटी बात नहीं है। और अल्लाह ने इस पे बड़ी सख्त किस्म की जो है वो पकड़ रखी हुई है। जो लोग इस पकड़ की जद में आ जाते हैं उनकी मौत मुश्किल हो जाती है। आप जिसकी जान निकलते हुए ना देखें, याद रखें कि उसे किसी ने माफ नहीं किया है, उसने कोई दुनिया में अपनी जिंदगी में ऐसी ज्यादती जरूर की है। मार रहे होते हैं, आप देखिए तड़प रहे होते हैं, मौत मांग रहे, तुमको मौत अल्लाह माफ करे। बहुत सारे जो है वो लोगों के सामने नेक लोग बने हुए होते हैं कि जी बड़ा नेक है, बड़ा नेक है। नेक कौन है ये सिर्फ अल्लाह को पता है।
बद कौन है ये भी अल्लाह को पता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ नाप तोल में कमी जो अल्लाह के यहाँ बड़ा गुनाह है ये ना किया जाए। जो एक तजलील करना है किसी मुसलमान की, उसके बारे में झूठा बहतान रखना है बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, और किसी भी हक का मारना, माजूर का या यतीम का या बेसहारा का या बेवा का हक मारना जो है वो ये बदतरीन गुनाहों में जो है वो शुमार होता है। इसकी छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, थोड़ी सी खत्म करना है। जी मैं छोटी सी एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के वसासत से, जो नाजरीन देख रहे हैं कि आपका भी इसमें अमल दखल है, आपका भी किरदार होना चाहिए इसके अंदर, हर माशरे के उस शख्स का कि जिसके दाएं बाएं कोई मजूर, कोई इस तरह का डिसेबल पर्सन है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको डिपार्टमेंट से रब्ता करवाएं, उसको डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं। और आप यकीन करें कि जो ऐसे लोग माजूर, जो ऐसे मुतासरीन हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वो आएँ और सेहत शौकत भट्ट साहब के दफ्तर में उनसे मिलें, वो हर बंदे की दादरसी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक है, अभी मुझे इजाज़त। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।